फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईटेक्स हेल्पलाइन पर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट सीए मोहित गुप्ता। आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सीए अजय गोयल जी। अजय गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार अजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं अजय जी का थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन बताऊं तो अजय जी पिछले 15 साल से ई सॉल्यूशंस ब्रांड के साथ उनका अपना खुद का ब्रांड है ई सॉल्यूशंस। 15 साल से डिजिटल सिग्नेचर का प्रोफेशन कर रहे हैं। नेताजी सुभाष प्लेस में इनका ऑफिस है और डिजिटल सिग्नेचर में इनकी बहुत ही अच्छी बारीकी से समझ है, पकड़ है। तो डिजिटल सिग्नेचर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन डिजिटल सिग्नेचर सारी गवर्नमेंट फाइलिंग्स में बहुत जरूरी है और बहुत सारी जगह यूज होता है। और इस कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से और आगे फ्यूचर में अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूज बढ़ने वाला है। सो इसलिए आज हम अजय जी से समझेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कैसे यूज करना है। उसके बारे में सारी डिटेल में जानकारी हम अजय जी से लेंगे। अजय जी, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? मोहित जी, डिजिटल सिग्नेचर जो होता है, जनरली लोग ये समझते हैं कि हम जो हाथ से सिग्नेचर करते हैं उसको हम स्कैन करके और उसकी कोई फाइल बना के हम दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर एक कंप्यूटर जनरेटेड फाइल है। जैसे हम एक्सेल फाइल होती है, उसको उसका एक्सटेंशन है डॉट एक्सेल, वर्ड फाइल है उसका एक्सटेंशन है डॉट डीओसी। तो इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर एक कंप्यूटर जनरेटेड फाइल है और उसको हम पीएफएक्स फाइल बोलते हैं, पीएफएक्स। तो जो भी एक फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन डॉट पीएफएक्स होता है, इसलिए इसको पीएफएक्स फाइल बोलते हैं हम। ये कंप्यूटर जनरेटेड फाइल होती है। इस फाइल के अंदर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका पैन नंबर और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपने किस टाइप का डिजिटल सिग्नेचर लिया है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन इंडिया के अंदर कुछ लाइसेंस्ड अथॉरिटीज हैं, वो सर्टिफाई करके देती हैं कि हाँ ये सब इंफॉर्मेशन सही है, तभी वो फाइल इश्यू करती हैं। और वो एक कंप्यूटर जनरेटेड फाइल होती है जिसको कि हम जो यूएसबी टोकन जिसको हम बोलते हैं उसमें डाउनलोड करते हैं और उसके थ्रू यूज करते हैं। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड फाइल है जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ना कि ये कोई हैंड रिटन सिग्नेचर कोई स्कैनिंग होता है या कुछ और। क्योंकि अजय जी, हमने बहुत बार देखा है कि हम क्लाइंट को बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर लगा के भेज दीजिए, वो क्या करते हैं, स्कैंड सिग्नेचर लगा के डॉक्यूमेंट पे भेज देते हैं। ये बड़ा मिथ एक मार्केट में है कि आप अपने सिग्नेचर्स को स्कैन कर दें तो वो डिजिटल सिग्नेचर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे अजय जी ने बताया। अजय जी, आपने साथ के साथ बताया कि डिजिटल सिग्नेचर की शायद कुछ वैरायटीज होती हैं, तो आप उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या मतलब क्या कैसे होता है वो? डिजिटल सिग्नेचर्स जनरली 3 टाइप के होते हैं। हमारे इंडिया में 3 टाइप के डिजिटल चलते हैं। एक क्लास 1 डिजिटल सिग्नेचर होता है, क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर होता है, क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर होता है। जो क्लास 1 डिजिटल सिग्नेचर होता है वो एक टेस्ट सर्टिफिकेट है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है। उसको आप लीगली कहीं पे यूज नहीं कर सकते हो, लीगली वो वैलिड नहीं है, वो टेस्टिंग सर्टिफिकेट है। उससे हायर कैटेगरी आती है क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर, जो कि जनरली इंडिया में हमारे इनकम टैक्स फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग, पीएफएसआई फाइलिंग, इन सब में यूज होता है। और जो क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर है वो हाईएस्ट डिजिटल सिग्नेचर है, जिसमें हाईएस्ट सिक्योरिटी होती है डिजिटल सिग्नेचर में, जो कि आजकल हमारे ऑनलाइन ई टेंडरिंग, ई ऑक्शन, ई बिडिंग, ई प्रोक्योरमेंट में काम होता है। तो 3 टाइप की क्लास होती हैं। इसके अंदर फिर वैलिडिटी आती है कि कितने टाइम के लिए ये वैलिड रहेगा। ये 2 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है, 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। 2 टाइप की इसकी वैलिडिटी है। फिर इसके अंदर सर्टिफिकेट के भी टाइप आते हैं, हर क्लास में सर्टिफिकेट है। एक साइनिंग सर्टिफिकेट होता है, एक साइनिंग प्लस इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट होता है। जो हम इनकम टैक्स में, जीएसटी में, इन सब में यूज करते हैं वो साइनिंग सर्टिफिकेट यूज होता है। और जो टेंडर वगैरह में हम यूज करते हैं उनमें साइनिंग प्लस इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट यूज होता है। तो मतलब कि टेक्निकलिटी ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फाइलिंग्स, कमर्शियल फाइलिंग्स की अगर बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर इनकम टैक्स, पीएफ, जीएसटी, इन डिपार्टमेंट्स की फाइलिंग की बात कर रहे हैं, तो क्लास 2 साइनिंग सर्टिफिकेट सफिशिएंट है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर आप ये इसमें क्या होता है, हर वेबसाइट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उस वेबसाइट पे आपको जो भी फाइलिंग करनी है, उस फाइलिंग के लिए वो वेबसाइट कौन सा डिजिटल सिग्नेचर रिकमेंड करती है।
फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई, इन सब की वेबसाइट्स ये कहती हैं कि आप क्लास 2 साइनिंग का डिजिटल ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपकी फाइलिंग हो जाएगी। जो टेंडर की वेबसाइट्स हैं वो ये कहती हैं कि आपको मिनिमम क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर ही लेना पड़ेगा, उसके बिना आपका टेंडर फाइल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए क्लास 3 चाहिए होता है। अजय जी, सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न इस बात से उठ के आया कि अगर मैं हाईएस्ट डिजिटल सिग्नेचर ले लेता हूँ, क्लास 3 साइनिंग एनक्रिप्शन, तो क्या वो क्लास 2 क्लास 3 सब कुछ काम कर देता है? उसके अंदर ऐसा है, यदि आपके पास क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर है और जहाँ पे क्लास 2 की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्लास 3 आपका काम करेगा। आपके पास क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर और आपके पास क्लास 3 की रिक्वायरमेंट है तो क्लास 2 काम नहीं करेगा, आपको क्लास 3 अलग से लेना पड़ेगा। समझ इसमें गया। एक चीज और है, इसके अंदर जो डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं क्लास 2 क्लास 3 साइनिंग एनक्रिप्शन 2 ईयर 3 ईयर कोई भी डीएससी आप लेते हैं, वो एक इंडिविजुअल के नाम में बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम में बनता है। एक तो आप इंडिविजुअली आप फाइल कर रहे हैं आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न, जीएसटी की रिटर्न, एक आप कंपनी के यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टेंडर फाइल कर रहे हैं, तो दो तरीके के डिजिटल इसमें बनते हैं। यदि आप इंडिविजुअल डिजिटल सिग्नेचर लेते हैं और जो भी वेबसाइट पे आप फाइलिंग करना चाहते हैं वो वेबसाइट ये रिकमेंड करती है कि आप इंडिविजुअल डिजिटल से अपना काम कर सकते हैं, तो आप क्लास 3 इंडिविजुअल साइनिंग प्लस इंक्रिप्शन डिजिटल लेते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट पे कोई भी काम आप कर सकते हैं। रही बात फर्म के नाम की डिजिटल की सिग्नेचर की, यदि आप किसी कंपनी के नाम पे डिजिटल सिग्नेचर लेते हैं, जैसे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, तो आप यदि उसके अंदर कंपनी का नाम भी डलवा लेते हैं तो आप उस डिजिटल सिग्नेचर को सिर्फ उस कंपनी के लिए ही यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर है तो आप उससे सारे काम कर पाए। मैं समझ गया अजय जी। अजय जी, कौन सी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की जो डिजिटल सिग्नेचर को कंट्रोल करती है? इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है वो कंट्रोल करती है, उन्होंने एक इसका एक डिपार्टमेंट बना रखा है सेपरेट, जो कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के नाम से, सीसीए के नाम से जाना जाता है। वो सर्टिफाइंग जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जो सीसीए है, वो इंडिया में लाइसेंस इशू करता है डिजिटल सिग्नेचर्स इशू करने के लिए। तो जिस पर्सन के पास लाइसेंस है डिजिटल सिग्नेचर इशू करने का, या जिस कंपनी के पास लाइसेंस है, सिर्फ वही कंपनी डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकती है। और ठीक वो सीसीए टाइम टू टाइम इसकी गाइडलाइंस इशू करती रहती है कि आपको इस बेस पे डिजिटल सिग्नेचर इशू कर। ठीक 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 अजय जी। अजय जी, ये मैं एक चीज समझना चाहूंगा, ये डिजिटल सिग्नेचर जो है ये कितना सीरियस फाइल है? मतलब क्या इसका मिसयूज हो सकता है? बिल्कुल मोहित जी, इसका मिसयूज हो सकता है और बहुत सीरियस है। ये जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, हैंड रिटन तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट टू हैंड रिटन है। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी फाइल पे, किसी भी एग्रीमेंट पे आपका डिजिटल साइन लगा हुआ है तो वो लीगली वैलिड है। जैसा कि हम हाथ से सिग्नेचर करते हैं डॉक्यूमेंट, वैसा ही वैलिड है। हाथ के सिग्नेचर में तो ये रहता है कि आप ही साइन करेंगे तो ही वो होगा, कोई आपका डुप्लीकेट साइन नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक फाइल है, एक डोंगल है, तो ये आपका कोई भी यूज कर सकता है जिसके पास ये है। हालांकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है टोकन, यदि उसके पास टोकन और पासवर्ड उसको नहीं पता तो वो यूज नहीं कर पाएगा और इसका हैक भी नहीं हो पाएगा पासवर्ड। लेकिन यदि आपने किसी को दे रखा है टोकन और उसको पासवर्ड भी आपने दे रखा है तो वो इजिली इसका मिसयूज कर सकता अजय जी, इस बात से एक छोटी सी बात ये निकल के आई है कि जैसे मैं भी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हमारे पास भी कुछ क्लाइंट्स के डिजिटल सिग्नेचर रखे होते हैं। है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर हमारी पोजीशन में क्लाइंट के डिजिटल सिग्नेचर हैं तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि कल के दिन किसी भी तरीके की हमारे ऊपर लायबिलिटी ना आए? मोहित जी, इसमें एक चीज तो ये है कि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप क्लाइंट को ही डिजिटल सिग्नेचर दे के रखें कि हर काम वही डिजिटली साइन करे, तो काम में डिले भी हो सकता है कि वो इतना उसके कंप्यूटर की सेटिंग्स भी ना हो या इतनी नॉलेज भी ना हो उनके अकाउंटेंट्स को, तो डिजिटल सिग्नेचर आपको रखना पड़ता है इस वजह से। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि जैसे हम बाकी चीजों के लिए जो हम काम करते हैं, इनकम टैक्स में जाते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट में अपीयर होते हैं या कोई और काम करते हैं, तो हम एक ऑथराइजेशन लेते हैं क्लाइंट से कि आप उस काम के लिए ऑथराइज हैं। तो बेटर ये रहेगा कि इस काम के लिए भी आप एक ऑथराइजेशन लेटर क्लाइंट से लेकर रखें कि मैं अपना डिजिटल सिग्नेचर इस सीए को दे रहा हूँ और इन काम के लिए मैं इनको ऑथराइज कर रहा हूँ मेरा डिजिटल सिग्नेचर यूज करने के लिए।
ठीक है अजय जी, मैं आपका मैसेज पॉजिटिवली समझ गया कि जितने भी लोग दूसरे का डिजिटल सिग्नेचर अपनी पोजेशन में रखते हैं तो साथ में अथॉरिटी टू बिल्कुल अथॉरिटी टू यूज अपने पास रखें, और लिमिटेड अथॉरिटी टू बिल्कुल यूज जिस जिस काम के लिए कर रहे हैं उसका उसमें जिक्र बिल्कुल जरूर करें, ताकि फ्यूचर में आपकी किसी भी बिल्कुल तरीके से की लायबिलिटी ना बने। अच्छा अजय बिल्कुल। जी, और मैं जब भी डिजिटल सिग्नेचर आप रिन्यू करें तो ऑथराइजेशन लेटर फिर से लें। डेफिनेटली मैं आपकी बात समझ गया हूँ। हम्म, अच्छा, ये मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूँ, जो आपने रिन्यूअल वाली बात की कि बहुत सारे केसेस में पहले मैं इसका कंपैरिजन हम्म, करना चाहूंगा पहले और अब में, क्योंकि थोड़ा सा डिजिटल सिग्नेचर इशू करवाने में शायद चेंजेस आएंगे। पहले क्या होता था हम्म, कि आप किसी भी इंसान के केवाईसी डॉक्यूमेंट दे दीजिए, फोटोग्राफ दे दीजिए, फॉर्म भर के दे दीजिए, तो उसके डिजिटल हम्म, सिग्नेचर इशू हो जाते थे। अब हम्म, लेकिन प्रोसेस चेंज हो गई है, पर्सनलाइज प्रोसेस हो गई है कि उसकी वीडियो बनती है, हम्म, उसके ओटीपी वगैरह आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम्म, अब डिजिटल सिग्नेचर जो है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट इशू नहीं हो सकते किसी भी बंदे की परमिशन के बिना, मिसयूज बिल्कुल हो सकते हैं अगर बिल्कुल किसी गलत हाथों में चला जाए तो। बिल्कुल मैं ये समझना बिल्कुल चाहता हूँ अजय जी कि क्या मतलब पहले वाली प्रोसेस में, सिंस अभी तो चीजें बहुत सिक्योर है, पहले वाली प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स क्या करते थे कि क्लाइंट से केवाईसी मंगवाया और डिजिटल सिग्नेचर उसका इशू करवा दिया। क्या ये हम्म, प्रोसेस करेक्ट थी? या नहीं, आज भी आज भी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं थी। या आज भी अगर मैं बात करूं तो क्या क्लाइंट को डायरेक्टली डिजिटल सिग्नेचर इशू करवाने के लिए बोलना चाहिए, या फिर प्रोफेशनल्स को जो है डिजिटल सिग्नेचर क्लाइंट के बिहाफ पे इशू करवा देने चाहिए? कैसे, मतलब क्या प्रोसेस होनी चाहिए इसमें टेक्निकली? उसमें ऐसा मोहित जी कि अभी इस प्रोसेस में क्या है कि क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी है। क्लाइंट की वीडियो भी बनेगी, क्लाइंट का मोबाइल नंबर भी यूज होगा, ओटीपी भी आएगा, बट जैसे बहुत सारे लोग अपना कोई और मोबाइल नंबर भी दे देते हैं, तो वहां तक तो कि भाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली क्लाइंट की वीडियो चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उससे आपकी वीडियो मैच होती है, कि आपका जो पैन कार्ड है, आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, आपकी जो फोटो अपलोड होती है, आधार में जो फोटो है, उनसे आपकी वीडियो का मैचिंग होती है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्लाइंट डायरेक्टली ले या क्लाइंट के लिए आप यदि लेके देते हैं, तो उससे क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी है, उसका वीडियो वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। तो इसलिए क्लाइंट की नॉलेज में होना जरूरी है। कल को क्लाइंट ये बोल ही नहीं सकता कि आपने मेरे बिना नॉलेज के मेरा डिजिटल सिग्नेचर ले लिया और आपने यूज कर लिया। तो इसलिए अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यदि इनिशिएट करते हैं प्रोसेस, अल्टीमेटली क्लाइंट यदि वेरिफिकेशन करेगा तो ही आपको डिजिटल मिलेगा, नहीं तो आपको डिजिटल मिलेगा ही नहीं। अच्छा अजय जी, आपने जैसे पहले बताया था कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो टोकन में डलता है और उसका एक पासवर्ड होता हम्म, है और वो हैक हम्म, नहीं हो सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है हम्म, कि डिजिटल सिग्नेचर का क्लोन बन जाए, मतलब कॉपी बन जाए? नहीं 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 बन सकती। मतलब पॉसिबल नहीं। डिजिटल सिग्नेचर एक बार इशू हो गया, वो टोकन में डल गया, तो उसके बाद उसकी कॉपी बनना भी नहीं, कॉपी पॉसिबल नहीं नहीं है? बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। और वो डिजिटल सिग्नेचर दोबारा डाउनलोड भी नहीं हो सकता? मान मान लीजिए नहीं, क्लाइंट से बिल्कुल भी डिलीट नहीं हो गया होगा। एक ही बार एड्रेस, डाउनलोड होगा, एक ही फाइल बनेगी, कॉपी भी नहीं हो सकता, दोबारा डाउनलोड भी नहीं हो सकता। मतलब अगर क्लाइंट से मिसप्लेस हो गया, डिलीट हो गया, तो वो दोबारा ही बनाना हम्म, पड़ेगा। तो बिल्कुल दोबारा बनाना पड़ेगा। अजय जी, अगर मान लीजिए किसी इंसान का डिजिटल सिग्नेचर मिसप्लेस हो जाता है, तो क्या, हम्म, या मिसयूज हो जाता है, दोनों ही सिचुएशंस में मैं हम्म, बात करूंगा कि मान लीजिए हम्म। मिसप्लेस हो गया, मिसयूज हो गया, तो क्या उसको उसके खिलाफ फिर एफआईआर करवानी चाहिए, या कैसे प्रोसीड करना चाहिए लीगली, मतलब? नहीं, उसमें दो चीजें हैं। यदि आपका मिसप्लेस हो गया, आपको पता ही नहीं कि आपका डिजिटल सिग्नेचर कहाँ गया, तो उस केस में दो प्रोसेस हैं। या आपका मिसयूज हो गया, आपको पता तो लग गया कि मिसयूज हो गया और किसी के पास है आपका डिजिटल सिग्नेचर, तो उसके दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस तो ये है कि आप जिस भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का डिजिटल सिग्नेचर है, मान लो आपका कैप्रिकॉन का है, ई मुद्रा का है, सीफी का है, एनकोड का है, जिस भी कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर है, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी में कॉल करके, डायरेक्ट एक प्रोसेस है, अप्लीकेंट को जिसका डीएससी है उसको डायरेक्ट उस कंपनी में कॉल करना पड़ता है और अपनी कुछ डिटेल्स उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, या जो आपका अप्लीकेंट आईडी है जब आपने अप्लाई किया था, यूनिक आईडी जो है वो आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो उसके बेस पे आपका डिजिटल सिग्नेचर रिवोक हो जाता है, जिससे कि फर्दर उसका यूज या मिसयूज नहीं हो। तो सबसे पहला काम तो आपको रिवोक करवाना है। जैसे हम हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड खो गया तो हम बैंक को कॉल करके अपना ब्लॉक करवाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से इसको रिवोक करवाना है, इसको ब्लॉक करवाना कि फर्दर इसका यूज नहीं हो। और दूसरा रही एफआईआर की बात, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, करवानी चाहिए। यदि आपका मिसयूज हो रहा है तो डेफिनेटली करवानी चाहिए, रिप्लेस है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मतलब करवाना चाहे नहीं मतलब करवाना कि चाहिए, दो बट चीजों रिकमेंडेड है कि करवानी चाहिए।
मतलब दो चीजें हो गई कि फ्यूचर इवेंट और पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट के लिए बिल्कुल यू हैव टू टेक द एक्शन कि आप क्या करना चाहते हैं लीगली। बिल्कुल फ्यूचर के लिए तो बिल्कुल उसको आप रिवोक करवा दीजिए, स्टॉप करवा रिवोक दीजिए, करवा यूज करवा दीजिए। दीजिए। आजकल कुछ वेबसाइट्स पे ऑनलाइन प्रोसेस आ गया कि आप वहीं पे इन्फॉर्मेशन डालो तो ऑनलाइन रिवोक हो जाता है। उसके लिए जो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल्ड होती हैं और होती है, उसके अंदर नीचे डिटेल होती है कि आपका सर्टिफिकेट का ये सीरियल नंबर है, इस कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर है, तो वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चाहिए होती है रिवोकेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन रिवोक करने के लिए चाहिए वो ऐसी कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एप्लीकेंट को ढूंढने में दिक्कत आए। जैसा आपने बताया नहीं, कि इनकम वो टैक्स की जैसे रिटर्न आपने के डिटेल इनकम मिल टैक्स जाते हैं। रिटर्न की फाइल की जो एक्नॉलेजमेंट होती है, राइट उस एक्नॉलेजमेंट में नीचे प्रिंटेड होता है। राइट राइट। या आप इनकम टैक्स के लॉगिन में जाके वहां देख सकते हो कि आपका कौन सा डिजिटल सिग्नेचर आज की डेट में वहां पे अटैच्ड है, तो उसकी सीरियल नंबर इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाती है। समझ गया अजय जी। अच्छा अजय जी, जो ये डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईटी डिपार्टमेंट मेन गवर्निंग बॉडी है, वो फिर वहाँ डिपार्टमेंट बना हुआ है, फिर वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को लाइसेंस देते हैं, फिर वो अपनी एजेंसीज आगे देते हैं। ये एक प्रोसेस है, पूरा चैनल है। तो क्या ये डिजिटल सिग्नेचर जो इंडिया में बनते हैं, क्या ये ग्लोबल डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर दूसरी कंट्रीज में भी डॉक्यूमेंट साइन करने के काम आ सकते हैं? मतलब क्या वैलिडिटी है इनकी ग्लोबली? प्रेजेंटली अभी इंडिया में ही वैलिड है। यदि फ्यूचर में कोई हमारी गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री के साथ टाई अप करती है कि हमारी इंडिया के डिजिटल सिग्नेचर्स उस कंट्री में वैलिड रहेंगे और उस कंट्री के डिजिटल हमारी कंट्री में वैलिड रहेंगे, तो ये हो सकता है। बट अभी लीगली सिर्फ इंडिया में ही वैलिड है, जो इंडिया में इशूड है। समझ गया जी। अच्छा एक और बताइए कि अ, जैसे ग्रेजुअली, मतलब ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बड़ा इवॉल्व लास्ट क्वेश्चन हम्म, है कि एक बड़ी इवॉल्विंग किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी एक इवॉल्विंग प्रोसेस होती है। हमने देखा है पिछले 15 साल में, पहले डिजिटल सिग्नेचर बनते थे तो सॉफ्ट कॉपी में पीएफएक्स फाइल मिल जाती थी, उसको लोग ईमेल पे हम्म, भी एक्सचेंज करते रहते थे, उसको हम्म, पेन ड्राइव में भी हम्म, एक्सचेंज करते रहते थे और वो वैलिड रहते थे। मतलब मैंने ये देखा हम्म, कि उस टाइम पे डिजिटल सिग्नेचर की मल्टीपल कॉपीज पॉसिबल थी बननी। अगर आप ईमेल के बिल्कुल थ्रू एक्सचेंज करते हैं बिल्कुल तो मल्टीपल कॉपीज बन जाती थी। फिर बन जाती। कंपलसरी यूएसबी ड्राइव का कॉन्सेप्ट आ गया, और हम्म, देन अब सिर्फ यूएसबी ड्राइव का कॉन्सेप्ट आ गया। और जब हम्म, यूएसबी ड्राइव का पहले कॉन्सेप्ट आया तो मैनुअल फॉर्म्स के साथ आप डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते थे, और उस टाइम पे ये हम्म, पर्सनलाइज इंडिविजुअल इंटरेक्शन भी नहीं था। आपने केवाईसी हम्म, डॉक्यूमेंट किया और बनवा लिया। और मैंने हम्म, एक चीज देखी थी कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स के ऊपर केसेस हुए थे फोर्ज डीएससी बनवाने के। आप एक बार जरा उसके बारे में बिल्कुल बताएंगे वो क्या सिचुएशन थी मतलब? बिल्कुल बिल्कुल वो वही सिचुएशन थी। पहले क्या है कि कोई वेरिफिकेशन तो होता नहीं था कि क्लाइंट ने डिजिटल सिग्नेचर इशू करवाया कि नहीं करवाया। आप प्रोफेशनल्स कह सकते हैं या बिना प्रोफेशनल्स भी मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि फ्रॉड करते थे और किसी के नाम पे भी। फॉर एग्जांपल, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने अपने क्लाइंट का डिजिटल सिग्नेचर बनवाया, यूज कर लिया, लेकिन ऐसे भी तो मार्केट में लोग हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ही डुप्लीकेट सिग्नेचर बनवा लिए और किसी ने आपका डिजिटल सिग्नेचर बनवा लिया और आरओसी में आपके नाम का डिजिटल सिग्नेचर लग रहा है, आप उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ऐसे भी काफी केसेस हैं। मेरे पास भी पहले ऐसे बहुत सारे फोन्स आते थे प्रोफेशनल्स के कि मेरा डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ है और आरओसी में यूज हो रहा है, तो आप चेक करके बताइए कि ये किस कंपनी का है, कहाँ से बना हुआ है, क्या डिटेल है। तो हम चेक करके उस प्रोफेशनल्स की हेल्प भी करते थे। और ऐसे काफी सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। इवन इससे रिलेटेड आप यदि देखेंगे तो आईसीआई में, आईसीएसआई में, आईसीडब्ल्यूए में, सब जगह डिसिप्लिनरी कमेटी में केसेस भी चल रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग। आप वहाँ यदि पता करेंगे तो काफी केसेस हैं कमेटी में जो कि इसके अगेंस्ट में चल रहे हैं, मिसयूज के केस में, फ्रॉड के केस में। तो पहले डिजिटल सिग्नेचर्स बन जाते थे, सिर्फ क्लाइंट की डिटेल दी, फॉर्म भर के दिया, साइन मार के दिए और डिजिटल बन गया। तो काफी सारे केसेस ऐसा है। कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी थी उन लोगों के भी डिजिटल सिग्नेचर बनवा लिए गए और उन लोगों के डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करके कंपनी में किसी को डायरेक्टर हटा दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। तो ये जब सब कंप्लेंट्स सीसीए के पास पहुंचती हैं, गवर्नमेंट में केसेस जाते हैं, कोर्ट में केसेस पहुंचते हैं, तो गवर्नमेंट के पास, मिनिस्टर के पास कहीं ना कहीं से फीडबैक पहुंचता है। और इसी सब चीज को ही एलिमिनेट करने के लिए कि ये फ्रॉड डीएससी नहीं बने, किसी मरे हुए के डीएससी नहीं बने, या आप ऐसे किसी के नाम पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं ले लें, तो ये सब प्रोसेस रिकमेंड किया गया है। थैंक यू अजय जी। अजय जी, मैं चाहूंगा आपके क्लोजिंग नोट्स कि आप क्या रिकमेंड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को अपने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में?
मोहित जी, इसमें एक पॉइंट जो छूट गया वो ये छूट गया कि आजकल डिजिटल सिग्नेचर लेने का प्रोसेस क्या है हाँ जी, हाँ जी, और प्लीज डिजिटल सिग्नेचर कैसे लेना चाहिए और प्लीज किस पर्सन से लेना चाहिए। प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है एक है, जो पीछे हुआ वो तो हुआ, आज की डेट हम्म में भी ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम्म। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर प्रोसेस क्या है आज के डेट में डिजिटल सिग्नेचर लेने का। तो अभी करंट में दो प्रोसेस चल रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर लेने के। एक प्रोसेस है आधार ई-केवाईसी बेस्ड, तो उसके अंदर आप अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हमें एक आधार की साइट से एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, आधार ऑफलाइन केवाईसी। वो फाइल हमें डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए यूज करनी होती है। तो उससे ई-केवाईसी हो जाता है क्लाइंट का, और क्लाइंट को एक वीडियो बनाना होता है और उससे उसका डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है। दूसरा प्रोसेस है पेन बेस्ड प्रोसेस। पेन बेस्ड प्रोसेस में जब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आधार में, या आपके पास आधार नहीं है, तो आप पेन बेस्ड प्रोसेस में जा सकते हैं। उस केस में आपको क्लाइंट की फोटो अपलोड करनी होती है, क्लाइंट का पैन कार्ड देना होता है सॉफ्ट कॉपी, और क्लाइंट का आधार कार्ड देना होता है, और एक ओटीपी आता है वो देना होता है मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए, और एक वीडियो वेरिफिकेशन बनता है। और वीडियो वेरिफिकेशन में क्लाइंट को ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। मार्केट में अभी भी कुछ प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल वीडियो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने पड़ते हैं। तो उस प्रोसेस से आप डीएससी नहीं बनाए। कोई कहता है नहीं दिखाना, यदि आप पेन बेस्ड बना रहे हैं तो भी आपको दिखाना मैंडेटरी है। आप उसको दिखाएं नहीं तो आपका डिजिटल सिग्नेचर कभी भी रिवोक हो सकता है। आपने जेन्युइनली बनवाया पर आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए, कंप्लाइंस नहीं करी, तो आपका डिजिटल सिग्नेचर रिवोक हो सकता है। तो ये आजकल एक लेटेस्ट प्रोसेस है। अब इसके अंदर इश्यूज क्या आते हैं? इश्यूज ये आते हैं कि मेरे को डिजिटल सिग्नेचर तो चाहिए, लेकिन अब मैं कहाँ से परचेज करूँ, मेरे को जल्दी मिल जाए। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि नियर बाई जो आपका वेंडर है आप उससे परचेज करें। लेकिन आजकल इसमें एक और फैसिलिटी है कि आप एक एक डिजिटल सिग्नेचर के लिए किसी को अप्रोच करते हो, सब काम करते हो। उसके लिए आजकल क्या सिस्टम है कि आपको एक लॉगिन फैसिलिटी मिलती है। उस लॉगिन फैसिलिटी में आप 10, 15, 20, 25, 50 जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उतना एडवांस में परचेज करके रख सकते हैं, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो आप उस लॉगिन से विद इन फ्यू मिनट्स आप डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस कर सकते हैं। तो अजय जी ने जैसे बताया कि किस तरीके से आज डिजिटल सिग्नेचर जो है बहुत ही एडवांस लेवल पे आ गया है। आपको कुछ नहीं करना, आप अपने ऑफिस में ब्लैंक डोंगल परचेज करके रखिए और लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लीजिए एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी से, लाइसेंस्ड अथॉरिटी से, और खुद अपने ऑफिस में आप डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकते हैं, क्योंकि फेसलेस प्रोसेस बन गया है। अजय जी, मैं एक बार लास्ट दोबारा फिर अपने क्वेश्चन पे आऊंगा। क्लोजिंग नोट्स मैं चाहूंगा आपसे कि किसी इंसान के पास अगर डिजिटल सिग्नेचर है, आपने जैसे बताया वो बड़ा सीरियस फाइल है, बड़ी सीरियस पेन ड्राइव है, डॉक्यूमेंट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो एक हार्ड पेन ड्राइव है, उसके बारे में उस बंदे को कितना सीरियस रहना चाहिए, उसको किस किस इंसान को देना चाहिए, जिसको दे रहा है तो उससे क्या अंडरटेकिंग लेनी चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, मैं चाहूंगा एक बार क्लोजिंग नोट्स आपके इसके ऊपर। उसके बाद मोहित जी ये कहना चाहूंगा, काफी सीरियस है, ऐसा नहीं है कि कोई सीरियसनेस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपके भी यहाँ पे लीगल एक्शन हो रहा है उस डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, तो वो यही माना जाएगा कि वो एक्शन जो भी है, प्रोसेस जो भी है वो आपने किया। तो जैसे कि आप एक एज ए प्रोफेशनल आप ऑथराइजेशन लेके रख रहे हैं कि आप यूज कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कल को कोई लाइबिलिटी नहीं आए। तो वैसे ही जिसका डिजिटल सिग्नेचर, उसको भी एक अंडरटेकिंग लेके रखनी चाहिए कि हाँ, आप मेरा डिजिटल सिग्नेचर मैं इस पर्पज के लिए आपको दे रहा हूँ, तो आप इसी पर्पज के लिए यूज करेंगे, इसके अलावा किसी और पर्पज के लिए यूज करेंगे तो आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी संभाल कर रखना चाहिए यूज इसका, आपको पता होना चाहिए और आपकी नॉलेज में होना चाहिए इसका यूज, और आपको इसकी अंडरटेकिंग लेके रखनी चाहिए। थैंक यू अजय जी। अजय जियो ने सारा के सारा स्ट्रक्चर डिजिटल सिग्नेचर का स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा सिस्टम उन्होंने बताया, अंदर तक पूरी टेक्निकलिटीज बताई कि सिग्नेचर किस प्रकार के होते हैं, उनके अंदर किस तरीके की फंक्शनैलिटी होती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, और अगर मिस यूज हो जाए तो प्रोफेशनल्स के ऊपर ऑलरेडी उनकी डिसिप्लिनरी कमिटीज में हर प्रोफेशनल के खिलाफ एक्शंस चल रहे हैं। इट मीन्स ये बहुत ही बड़ा सीरियस कंसर्न है। मेरे हिसाब से हमने सारी की सारी जितनी भी वरीज थे डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, या जितने क्वेश्चन से अजय जी से पूछने की कोशिश की, स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी बनती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम अजय जी से रिप्लाई उसका जरूर लेके आपको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ आज का टॉपिक हम यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो,
प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अजय जी, आप भी एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए हमारे दर्शकों से। सबसे पहले मोहित जी थैंक यू आपका, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आपके चैनल को अपडेट करने के लिए और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं सभी व्यूवर्स या सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ई टैक्स हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।